हाँ जी बेटा, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, खुशी, गुड इवनिंग। चलिए, तो अपने टॉपिक को स्टार्ट करें। लास्ट हमने कहाँ पर छोड़ा था, एक बार मुझे बता दीजिए। आई थिंक हमें कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट करना था इस बार, राइट? एक मिनट में आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक मिनट दीजिएगा मुझे बस। बाकी आप टाइमली अपना काम पूरा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? मुझे आपका काम पूरा नहीं मिलता टाइम पर, ठीक है? काफ़ी बच्चों का काम नहीं आता है, सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस। और असाइनमेंट्स आपको मिल गए होंगे, ठीक है? असाइनमेंट्स आपने डिपॉजिट करने हैं, ये आपकी अटेंडेंस मार्क के लिए जाएंगे, क्योंकि 75% अटेंडेंस नहीं होगी, ठीक है? मार्किंग नहीं होगी तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है? चलिए, राहुल, नो नीड टू मैसेज, ठीक है? भाई चलिए, 2 मैसेज आ रखे हैं मेरे पास। ये राहुल को समझ ही नहीं आता, पता नहीं बेटा, हिंदी अंग्रेजी नहीं आती क्या? ठीक है, ये मैसेज टाइप करने लग जाते हैं। ये चैट बॉक्स मैंने आपकी पढ़ाई के लिए बनाया है ना, स्कूल ने क्या किया आपके लिए, इसीलिए बनाया ये। आप यहाँ इधर उधर की चीजें करते रहते हैं। मैंने इस राहुल को लास्ट भी वार्निंग दिया था, ठीक है, पर ये मानता ही नहीं है, बदमाश। ठीक है, तो थोड़ा सा समझदार हो जाओ बेटा, क्यों बार बार गुस्सा दिलाते हो? आइए मैं आपको स्क्रीन शेयर कर दूं। हाँ जी, पेज नंबर हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज का कोई मुझे बता देगा कितना है? आई थिंक पेज नंबर 70 है मेरी बुक में, राइट? तो आप लोग भी एक बार देख लीजिए, पेज नंबर 70 है। हाँ जी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज आपको पता है क्या होती हैं? ये एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर है, बिजनेस स्ट्रक्चर, ठीक है। जहां पर कहते हैं इसे बिजनेस स्ट्रक्चर, बट रियलिटी में बिजनेस स्ट्रक्चर नहीं होता। यहाँ पर जो मोटिव है हमारा, वो अर्निंग प्रॉफिट नहीं है। यहाँ पर हमारा जो प्रॉफिट मोटिव है, सॉरी, हमारा जो मोटिव है, ऑब्जेक्टिव है, वो है टू सर्व द इंडिविजुअल और टू सर्व द मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। तो एक दूसरे की सहायता करने के लिए बनाया जाता है। आइए सबसे पहले इसका मतलब ही समझ लें हम लोग, ठीक है, वन बाय वन। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, ये देखिए, जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनको बोला क्या जाता है? दीज आर वर्किंग टुगेदर। इनका मतलब क्या है? वर्किंग टुगेदर विद अदर्स फॉर कॉमन पर्पस। अगर आपका कोई कॉमन पर्पस है अदर देन अर्निंग प्रॉफिट, तो आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं टू हेल्प ईच अदर। इस तरीके से बनती है ये ना। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करें, सो दिस इज अ डिफरेंट फॉर्म अदर देन अ नॉर्मल बिजनेस, ठीक है। यहाँ पर होता क्या है? यहाँ पर पहली बात तो कि हम प्रॉफिट हमारा मोटिव नहीं होता। हमारा मेन मोटिव जो होता है यहाँ पर, वो है म्यूचुअल हेल्प, एक दूसरे की हेल्प करना हमारा यहाँ मोटिव होता है इस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में, ठीक है। और हम किस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं? हम फॉलो करते हैं ईच फॉर ऑल, ऑल फॉर ईच, ठीक है। यानी एक दूसरे की सहायता के लिए बनाई जाती हैं ये इस टाइप के स्ट्रक्चर्स को ना। ये वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वॉलेंट्री एसोसिएशंस हैं, यानी आप अपनी इच्छा से इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी इच्छा से इन्हें छोड़ सकते हैं, ठीक है। और बनाई किस लिए जाती है? म्यूचुअल हेल्प, यानी एक दूसरे की हेल्प के लिए बनाई जाती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पर हमें कम से कम, अगर एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन आपको बनानी है, आप रन करना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 10 इंडिविजुअल्स चाहिए, 10 पर्सन चाहिए, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ इंपॉर्टेंट बात एक और है, यहाँ जो कैपिटल है, यानी जो पूंजी लगाई जाती है, वो कौन लगाते हैं? वो लगाते हैं मेंबर्स, ठीक है। और जिसे हम क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल तो है, शेयर कैपिटल है, शेयर्ड कैपिटल होती है ये, ठीक है ना। और ये जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये लोन भी ले सकती हैं बैंक से, जैसे बाकी बिजनेस फर्म्स लोन लेती हैं, ये भी लोग लोन ले सकते हैं, ठीक है। अगर डेफिनेशन की बात करें तो कोऑपरेटिव
सोसाइटीज का डेफिनेशन हमारे इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में दिया हुआ है, 1912 का एक्ट है, उसमें भी इसका मीनिंग दिया हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे चलें, देन आगे हमारे पास जी हैं, एक मिनट, मैं बस थोड़ा साइज बढ़ा रहा था ताकि आप लोगों को इमेज क्लियर दिख पाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज हैं इनकी फीचर्स क्या हैं, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, देन दिस इज वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन, वॉलेंट्री एसोसिएशन। वॉलेंट्री एसोसिएशन का मतलब क्या मैंने बताया आपको, यहां पर कोई भी अपनी इच्छा से ज्वाइन कर सकता है इस सोसाइटी को, इस ऑर्गेनाइजेशन को, प्रोवाइडेड उसका कॉमन इंटरेस्ट है, जो आपके इंटरेस्ट हैं, ठीक है, वही इंटरेस्ट उसका भी है। ठीक है, कब ज्वाइन कर सकता है, अगर उसका कॉमन इंटरेस्ट है यहाँ पर। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर देखें तो अगर एग्रीकल्चर सोसाइटी में कोई भी फार्मर ज्वाइन कर सकता है, एग्रीकल्चर सोसाइटी है फॉर द वेलफेयर ऑफ द एग्रीकल्चर, फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स बनी है वो। ठीक है, एग्रीकल्चर सोसाइटी किस लिए बनेगी, फार्मर्स के वेलफेयर के लिए, तो कोई भी किसान, कोई भी फार्मर हो, वो इसे ज्वाइन कर सकता है। ठीक है ना, और जब उसे छोड़ना चाहे, वॉलेंट्री है, इच्छा पर है आपके, जब आप रहना चाहते हैं इसमें रहिए, जब आप छोड़ना चाहें एक नोटिस दीजिए कि मुझे इस सोसाइटी को लेफ्ट करना है, छोड़ना है, देन यू कैन लेफ्ट इट इजिली। ठीक है, तो कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। देन सॉरी सॉरी, रियली सॉरी, कुछ मिस्टेक हो गई। मिस्टेक क्या हो गई, हम चैप्टर के एंड में चले गए, एक बार मुझे दोबारा से स्क्रॉल अप करना पड़ेगा और टॉपिक पे आना पड़ेगा। देखें हम किस पेज पर हैं, शायद 80 पर चले गए, हमें 70 पे जाना था ना। हाँ जी, अच्छा, ये तो कंपनी के ही हैं, सॉरी सॉरी, एक मिनट मुझे दीजिएगा बेटा आप। हम दोबारा यहीं पर हैं, 79, देन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। हाँ, अब हम ठीक हैं, यहाँ पर हमें जाना था। हाँ, देन नेक्स्ट फीचर पर हम चलते हैं। इसके नेक्स्ट फीचर जो हमारा है वो है लीगल स्टेटस को लेकर, कि लीगल स्टेटस क्या होता है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का। ठीक है, तो लीगल स्टेटस की अगर आप बात करें तो जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है ना, इनका लीगल स्टेटस ऐसा है दैट इट द सोसाइटी और दैट ऑर्गेनाइजेशन इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, यानी मेंबर्स आते जाते रहे, इसका सोसाइटी पर, ठीक है, कोई इम्पैक्ट नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि आपको पता है वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मेंबर्स जब चाहें यहाँ पर आकर ज्वाइन कर सकते हैं, जब सोसाइटी को छोड़कर जाना चाहें जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई कंपल्शन, अच्छा लीगल स्टेटस की बात आ रही थी, तो कोई कंपल्शन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब इसीलिए अगर कंपल्शन नहीं है तो मानो सभी जो मेंबर्स हैं छोड़कर चले गए तो कोऑपरेटिव सोसाइटी तो खत्म हो जाएगी, नहीं, उसका अपना खुद का एग्जिस्टेंस है। क्यों है एग्जिस्टेंस, क्योंकि वो अलग से रजिस्टर्ड की जाती है। आइए एक बार देखें इसमें, तो देखिए जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका रजिस्ट्रेशन आपको कंपल्सरीली कराना पड़ता है। ठीक है, अंडर सोसाइटीज एक्ट, वही मैंने बताया था 1912 वाला जो एक्ट है, उसके अंडर आपको इसको रजिस्टर कराना पड़ता है। अब रजिस्टर करा लिया इसे, तो इसका अपना खुद का एक एग्जिस्टेंस आ गया, लॉ की आईज में इसको अलग से रिकॉग्नाइज किया जाता है, समझा जाता है। यानी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने नाम पर कुछ खरीद सकती है, लेट्स सपोज लैंड खरीद सकती है, और भी कोई एसेट खरीद सकती है। अगर बात करें प्रोप्राइटर की, तो प्रोप्राइटर में जो उसकी फर्म होती थी और वो मालिक यानी प्रोप्राइटर खुद, दोनों अलग अलग नहीं थे, दे वर अकाउंटिंग पर्पज से सेपरेट थे, बट लीगल टर्म्स में बात करें, लीगली बात करें, लीगल स्टेटस की बात करें तो दोनों एक ही थे। पार्टनरशिप की भी बात करें, जो हमारी पार्टनरशिप 1932 में रजिस्टर्ड है, उसका भी लीगल स्टेटस सेपरेट नहीं है, पार्टनर और फर्म एक ही है। कल को कोई दिक्कत आती है तो पार्टनर्स को पकड़ा जाएगा, फर्म तो है ही नहीं। लीगल स्टेटस की बात करें, देन फर्म डू नॉट हैव ए लीगल स्टेटस, बट कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो इसका अपना खुद का लीगल स्टेटस है, इसे रजिस्टर किया जा सकता है। ठीक है ना, नाउ जो कि मैंने आपको कहा सेपरेट लीगल स्टेटस है,
फ्रॉम इट्स मेंबर्स, यानी ये अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीद और बेच सकते हैं ये लोग, ठीक है ना। कोई कॉन्ट्रैक्ट करना हो तो सोसाइटी अपने नाम पर कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है ना। यानी मेंबर्स के ज्वाइन करने का, छोड़कर जाने का, इंसॉल्वेंसी होने का, डेथ होने का सोसाइटी पर कोई इंपैक्ट नहीं आता। सोसाइटी एज इट इज रन करती रहेगी, चलती रहेगी, एग्जिस्टेंस में रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी लिमिटेड लायबिलिटी। जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है ना, वहां पर लायबिलिटी लिमिटेड होती है। अब लिमिटेड और अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट हम आपके साथ पीछे से करते हुए आ रहे हैं। सोल प्रोप्राइटर में लिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती थी, वहां अनलिमिटेड लायबिलिटी होती थी। फिर हमने कहा था पार्टनरशिप जो 1932 वाले एक्ट में रजिस्टर्ड है, वहां भी लायबिलिटी कैसी होती थी, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती थी। फिर हमने कहा था एक नया कॉन्सेप्ट आया लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का, जो 2008 वाले एक्ट में आया था। वहां हमने क्या, वहां आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है। और लिमिटेड कहां तक है, जो आपने इन्वेस्ट कर रखा है, जो बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर रखा है, उससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अधिकतम डूबेगा तो क्या डूबेगा, जो आपने कंट्रीब्यूट कर रखा है। सेम वे कोऑपरेटिव सोसाइटीज में भी मेंबर का जो शेयर उन्होंने लगा रखा है वो डूब सकता है, उससे ज्यादा उनसे कुछ नहीं लिया जा सकता, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर भी इनकी लायबिलिटी लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ, लिमिटेड का मतलब कोई लिमिट है, कोई सीमा है, टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय देम एज अ शेयर कैपिटल, ठीक है। आइए अब बात करें कंट्रोल की। तो देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो कंट्रोल है, मैनेजमेंट है, वो किया जाता है थ्रू एन कमिटी। एक कमिटी बनाई जाती है, इसे मैनेजिंग कमिटी बोलते हैं हम लोग। और वो मैनेजिंग कमिटी कौन बनाते हैं, वो सारे मेंबर्स मिलकर बनाते हैं, ठीक है। सारे मेंबर कुछ लोगों को चुनते हैं और वो मैनेजिंग कमिटी का पार्ट होते हैं। तो मैनेजिंग कमिटी जो है वो सारा कंट्रोल देखती है, सारा काम हम संभालती है, ठीक है ना। चलिए, और एक चीज और है, मैनेजिंग कमेटी के साथ यहाँ बात करें, जो मैनेजिंग कमेटी है उन्हें वोटिंग के थ्रू उन्हें अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। यानी कुछ लोग, मानो कोई कंपनी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज में सेक्रेटरी बनना चाहते हैं कुछ लोग, तो वोटिंग होगी, सभी के लिए वोट डाले जाएंगे कि ज्यादा लोग किसे प्रेफर करते हैं, जैसे डेमोक्रेसी में होता है, ठीक है। और जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो सेक्रेटरी बनेगा, कोई चेयरमैन बनना चाहता है कमेटी का, एंड सो ऑन। तो सबके लिए वोटिंग होगी, ठीक है। अब बात करें यहां पर सर्विस मोटिव। अनदर फीचर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज दे हैव अ सर्विस मोटिव। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, उनका मोटिव है एक दूसरे की हेल्प करना, म्यूचुअल हेल्प, यानी कि सर्विस देना एक दूसरे को। हाँ, प्रॉफिट अगर कमाते हैं देन दैट इज अ सेकेंडरी थिंग, प्राइमरी तो सर्विस ही है, म्यूचुअल हेल्प ही है, ठीक है। उसके बाद आते हैं इक्वल वोटिंग राइट्स की बात। आपको पता है जैसे हमारी कंट्री में है, हर इंडिविजुअल को, हर पर्सन को एक वोट मिलता है, ठीक है। ऐसा नहीं है गरीब इंसान को एक वोट मिलेगा, अमीर इंसान को दो वोट मिलेंगे, ऐसा नहीं है। पर पर्सन एक वोट मिलता है, ऐसा ही यहाँ पर होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये विशेषता है कि जैसा हमारा डेमोक्रेसी में काम होता है, वैसा ही यहाँ पर भी है कि एक इंडिविजुअल को एक वोट मिलेगा। यानी जब भी कोई डिसीजन लेना है तो वहां वोटिंग होती है। जैसे मैंने बताया मैनेजिंग कमेटी बननी है तो वहां भी वोटिंग हो रही है। तो वहां पे वोटिंग जो हो रही है वो किस तरीके से होगी, वन पर्सन वन वोट के क्राइटेरिया से होगी। ऐसा नहीं है किसी ने ज्यादा पैसा कंट्रीब्यूट किया हुआ है। हाँ बेटा, कोई कुछ कह रहा है, बताइए, कोई कुछ पूछ रहा है, बता रहा है तो। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग फिर। तो मैंने क्या कहा आप लोगों को, यहां पर इक्वल वोटिंग राइट है, ठीक है। आपने कितना पैसा लगाया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वन पर्सन वन वोट का फॉर्मूला हम प्रिंसिपल अब अप्लाई करते हैं। एक इंडिविजुअल है, उसको एक वोट मिलेगा, कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज में लोग ऐसा ना हो ज्यादा पैसा लगाकर डिक्टेटरशिप करना शुरू कर दें, वो उसे डिक्टेट करना शुरू कर दें, अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दें। इसलिए हर इंडिविजुअल को एक वोट मिला है, किसने कितनी कैपिटल लगाई है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब वोटिंग राइट वाले बात के बाद हमारी फीचर्स खत्म हो गई। इसके बाद बात करें अगर हम लोग, तो नेक्स्ट हमारे पास है मेरिट्स, यानी क्या एडवांटेजेस हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के। तो आइए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले तो आपको देखो यही फायदा दिखेगा, ये इक्वलिटी है यहाँ पर वोटिंग राइट्स में।
ठीक है, सभी को बराबर वोटिंग के अधिकार हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को ज्यादा वोटिंग के अधिकार है, किसी को कम है, नहीं, 1 पर्सन 1 वोट है। ठीक है, देन दूसरा फायदा ये है, एडवांटेज और लिमिट मेरिट ये है कि यहाँ पर लायबिलिटी जो है वो है क्या, लिमिटेड है, यानी जितना आपने कंट्रीब्यूट किया है कैपिटल, मैक्सिमम वही डूब सकता है, उससे ज्यादा कोई लॉस नहीं होगा। ठीक है, उससे ज्यादा आपसे कोई नहीं मांगेगा। देन स्टेबिलिटी है एग्जिस्टेंस में। स्टेबिलिटी क्यों है? क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है, मेंबर्स के आने या जाने से कोऑपरेटिव सोसाइटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फर्क नहीं पड़ता तो ही तो स्टेबिलिटी आएगी, तभी तो लंबे समय चल पाएगी वो। ठीक है, तो स्टेबिलिटी है, कंटिन्यूअस लाइफ होगी उसकी, लॉन्ग टर्म में वो एग्जिस्ट कर पाएगी। ठीक है, स्टेबल एग्जिस्टेंस की बात करें। इसके बाद है इकोनॉमिकल फंक्शनिंग। अब इकोनॉमिकल फंक्शनिंग क्यों होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, ये समझें। देखिए, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, वहां पर मेजोरिटी सारी एक्टिविटीज मेंबर ही करते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल्स हायर नहीं किए जाते, किसी को सैलरी पे अलग से नहीं रखा जाता, मेंबर ही है, सारे मिलकर काम करेंगे। मैनेजिंग कमेटी भी मेंबर्स से ही मिलकर बनी है, कोई बाहर का व्यक्ति अपॉइंट नहीं किया जाता। ठीक है, मानो किसी को फाइनेंस की अच्छी नॉलेज है, हिसाब किताब रख पाता है, उसे अकाउंटेंट का काम दे दिया जाता होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, ये लोग डायरेक्टली माल खरीदते हैं या डायरेक्टली मिडल मैन को ही हटाते हैं। इनका काम ही क्या है, ये लोग मिडल मैन को हटा देते हैं, मिडल मैन को एलिमिनेट कर दिया जाता है और डायरेक्ट परचेज सेल की जाती है, डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट काइंड ऑफ सोसाइटीज होती है, तो मैं परचेज सेल हर टाइप ऑफ सोसाइटी में तो नहीं ले पा रहा हूँ। जैसे मानिए आप बात करें, हमारे पास एक सोसाइटी है जिसका नाम हम क्या दे सकते हैं, जैसे मैं आपको टाइप्स की बात करूं, हमारे पास ना आगे टाइप्स हैं। ठीक है, हाउसिंग सोसाइटीज हैं, क्रेडिट सोसाइटीज। अब क्रेडिट सोसाइटी क्या मतलब कहती है, एक दूसरे की हेल्प करती है पैसा देकर। अब पैसा देना है तो उसमें कोई परचेज सेल नहीं आएगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे मिडिल मैन को हटाया जाता है, डायरेक्ट डील किया जाता है, आप ये कह सकते हैं। ठीक है ना, जैसे अगर हमें रॉ मटेरियल खरीदना है तो हम डायरेक्टली खरीदते हैं ताकि हमें सस्ते रेट पर मिल सके। ठीक है ना, हम ज्यादा बड़ा स्टॉक मेंटेन नहीं करते। ये लोग क्यों मेंटेन नहीं करते? क्योंकि इनके पास कैश की कमी होती है। ठीक है ना, ज्यादा बड़ा स्टॉक मेंटेन नहीं करते, कैश इतना ज्यादा नहीं होता। दूसरा सबसे बड़ी बात, ये लोग उधार में ट्रांजैक्शंस नहीं करते, ये नगद ट्रेडिंग में बिलीव करते हैं, इसलिए इनके बैड डेट्स वगैरह भी कम होते हैं। हम अभी आपके साथ पढ़कर आए हैं बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या है? अगर किसी को उधार में सामान बेचा है तो उसके डूबने का खतरा, दैट इज बैड डेट। अगर डूब गया तो वो पैसा बैड डेट हो गया, तो बैड डेट होने के रिस्क भी कम होते हैं। ठीक है, इनके एडवर्टाइजमेंट वगैरह के खर्चे भी कम होते हैं, ये एडवर्टाइजमेंट वगैरह कम करते हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस भी कम होते हैं, मार्केटिंग वगैरह नहीं करते ज्यादा ये लोग, डायरेक्टली डील करने जाते हैं, तो वो खर्चा भी बच जाता है। इसलिए आप कह सकते हैं क्या इनका जो काम करने का तरीका होता है वो काफी इकोनॉमिकल होता है, काफी कम खर्चे वाला होता है। ठीक है, देन सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। अनदर मेरिट ओवर हियर इज कि जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं इनको गवर्नमेंट से बहुत सपोर्ट मिलता है, सब्सिडीज मिलती हैं, कंसेशन मिल जाता है। ठीक है ना, और काफी टैक्सेस वगैरह में रिबेट भी मिलती है, तो एक गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस को, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। देन आगे हम बात करें तो नेक्स्ट आइए मेरे साथ। नेक्स्ट हमारे पास है इजी टू फॉर्म। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को इजीली बनाया जा सकता है। आपको पता है 10 लोग चाहिए जिनका कॉमन इंटरेस्ट हो, वो जाइए, एक फॉर्म फिल होता है, फॉर्म वहां पे रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज में जाइए और वो फॉर्म फिल करके दे दीजिए और वो आपको रजिस्टर कर देंगे, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दे देंगे। तो इसे बनाना बड़ा इजी है, सिंपल प्रोसीजर है। ठीक है, उसके बाद बात करें ओपन मेंबरशिप की। ये भी एक इनका एक कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर है, और एक तरीके से इनका मेरिट भी है। ठीक है, मेरिट कैसे है कि यहाँ पर ओपन मेंबरशिप है, कोई भी आए वो मेंबर बन सकता है, विद रिस्पेक्ट टू, ऐसा नहीं कोई स्पेशल कास्ट का होगा, ठीक है, स्पेशल एरिया का होगा, नहीं, अगर आपका कॉमन इंटरेस्ट है तो आप यहाँ मेंबर बन सकते हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, तो सभी के लिए ओपन है ये। ठीक है, जब आप छोड़कर जाना चाहें छोड़कर जा सकते हैं, यू जस्ट हैव टू गिव अ नोटिस, आई मीन एक इंफॉर्मेशन देनी होगी कि भैया मैं अब इस सोसाइटी को छोड़ना चाहता हूँ। ठीक है, और आप छोड़ सकते हैं, तो ओपन मेंबरशिप है। इसके बाद बात करें अगर हम नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट हमारे पास है जो लिमिटेशंस हैं या आप कह लीजिए डीमेरिट्स हैं। ठीक है,
डीमेरिट्स की बात करें तो आइए मेरे साथ, सबसे पहले हम बात करते हैं लिमिटेशंस की, डीमेरिट्स की, डिसएडवांटेजेस की। लिमिटेड कैपिटल, सर लिमिटेड कैपिटल क्यों है? यहाँ तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, ठीक है। लिमिटेड कैपिटल इसलिए होती है क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जनरली वो लोग मेंबर बनते हैं जिनके पास पैसे का अभाव होता है, एक दूसरे की हेल्प के लिए आते हैं, तो इनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि सोसाइटी को बहुत ज्यादा फंड्स दे सकें, तो इनके पास खुद ही पैसे की कमी होती है, तो जो सोसाइटी है उसके पास ज्यादा कंट्रीब्यूशंस नहीं आएंगे, ठीक है। और एक और इशू है, लिमिटेड कैपिटल इसलिए भी होती है क्योंकि हम एक प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, एंड दैट प्रिंसिपल इज वन पर्सन वन वोट। यानी ऐसा तो है नहीं ज्यादा पैसा लगा के आप इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में कुछ अपना ज्यादा फायदा कर सकते हैं, तो सभी लोग मिनिमम कैपिटल लगाते हैं। और मिनिमम कैपिटल की बात की करें तो मिनिमम कैपिटल भी नहीं दी जाती यहाँ पे कि कम से कम इतना ही लगाना होगा, कोई वो क्राइटेरिया भी नहीं है, तो इसलिए इनके पास जो फंड्स होते हैं, इनके पास जो कैपिटल होती है वो काफी लिमिटेड होती है। तो आइए देखिए, मैं इस चीज को अंडरलाइन कर रहा हूं यहाँ पर। तो ऐसे लोग बनाते हैं जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। क्यों? कंपल्शन तो है नहीं कोई कंट्रीब्यूशन के लिए मिनिमम अमाउंट, ठीक है। और दूसरी बात ये कि हम वन पर्सन वन वोट को बिलीव करते हैं, इसलिए ये भी डिस्करेज करता है लोगों को कि ज्यादा वो इन्वेस्ट ना करें ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में। आइए आप समझ सकते हैं, जब आपकी वोटिंग ही बराबर है तो आप कहते हैं खामा का ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने का, ज्यादा पैसा कंट्रीब्यूट करने का क्या बेनिफिट है। आइए अगली लिमिटेशन डिमेरिट की बात करें, देन दिस इज इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। देखिए मैंने आपको बताया था ऊपर कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनको जो चलाते हैं वो उनके मेंबर्स ही चलाते हैं, ठीक है, जिनके कॉमन इंटरेस्ट होते हैं। ये लोग बाहर से किसी को इन जनरल हायर नहीं करते। अब यही लोग चलाते हैं तो जरूरी नहीं है इन सब लोगों को हर चीज का एक्सपर्टाइज हो, ये प्रोफेशनल्स तो है नहीं। अब प्रोफेशनल्स नहीं है तो चीजों को अच्छे से तो मैनेज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर जो मैनेजमेंट है ना वो इतना अच्छा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारी एक्टिविटीज को मैनेज कैसे किया जाता है? थ्रू या बाय मेंबर्स, ठीक है। और मेंबर्स जो हैं हमारे कोई प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स नहीं है। अब एक्सपर्ट्स नहीं है, इनएक्सपीरियंस्ड लोग हैं, तो वो इन्हें अच्छे से नहीं चला पाएंगे, ठीक है। तो मैनेज करना यहाँ थोड़ा इनएफिशिएंसी हो सकती है। इसके बाद बात करें लैक ऑफ सीक्रेसी। लैक ऑफ सीक्रेसी इसलिए होती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज में क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जो भी मैटर होते हैं ना वो उनकी मीटिंग्स में डिस्कस किए जाते हैं और उसके बाद फैसला लिया जाता है। तो कोई भी चीज है उसका डिस्कशन होगा तो अपने आप सीक्रेसी मेंटेन नहीं हो पाएगी, चीजें इन पब्लिक होंगी। और एक और चीज है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को अपने अकाउंट्स को ऑडिट कराना होता है, ठीक है ना, यानी उन्हें अपने हिसाब किताब को आगे बताना पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हैं, रजिस्ट्रार को भेजना होता है तो वहां भी वो चीज पब्लिक हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए सीक्रेसी यहां मेंटेन नहीं हो पाती, ठीक है। ये एक इनकी लिमिटेशन है। देन आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट बात करें, एक मिनट दीजिएगा, कोई पॉइंट छूट तो नहीं गया है? मेरे ख्याल से कोई पॉइंट छूटा है यहाँ बीच में, मैं एक बार देखूं। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, एक मिनट, ये टाइप्स पर आ गए हम शायद। इसमें बीच में कुछ पेजेस मिसिंग हैं, मैं आपको पेजेस अलग से दिखा देता हूँ। आई थिंक पेज नंबर 73 मिसिंग है यहाँ पर, राइट? मैं एक बार देख लूँ इसको। 75 आ गया ना सीधा। हाँ तो 2 पेज मिसिंग है, आइए मैं वो पेज आपको अलग से दिखाता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। पेज नंबर पहले तो हम 73 निकाल लें ना, 73, 1 मिनट बस। हाँ जी, तो इस पेज को हम ज्यादा जूम तो नहीं कर पाएंगे, बट स्टिल मैं आपको इस पेज को दिखा देता हूँ। 1 मिनट, मुझे शेयर करना होगा दूसरी इमेज को। ये आइए, ठीक है। आई बिलीव ये पेज आप लोगों की स्क्रीन पर है, बट ये भी पेज नंबर 75 ही दिख रहा है 73 में, शायद यही एरर हुआ है कुछ। 1 मिनट दोबारा मुझे दीजिएगा आप। मैं जरा इस पेज को चेंज करूं, 72,
ओहो, ये पेज ही मिसिंग है यहाँ पर। चलिए कोई बात नहीं, पेजेस मिसिंग है, मैं आपको अलग से लिखकर समझा देता हूँ उनको। ठीक है, मैं इन्हें लिखकर बता देता हूँ आपको, फिर हम वहां पर डिस्कशन कर लेंगे। आइए जी मेरे साथ। तो देखिए, अगला जो लिमिटेशन है वो है एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। ठीक है, क्या है जी? एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। यहाँ पे ना गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा कंट्रोल है। गवर्नमेंट का कंट्रोल क्यों है? गवर्नमेंट का कंट्रोल इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट आपको सब्सिडीज देती है, काफी बेनिफिट्स देती है, तो गवर्नमेंट मॉनिटरिंग करना चाहती है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को क्या, इनके अकाउंट्स ऑडिट होते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज्यादा है यहाँ पर। ठीक है, तो भी एक तरीके से डीमेरिट हो गया, क्योंकि आपको सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को पास ऑन करनी होती है, बताना होता है, सूचनाएं देनी होती है। देन fifth demerit is difference of opinion or conflict. Difference of opinion or conflict among the members. देखिए, हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज में आपको पता है कोई ओपन मेंबरशिप है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कोई स्पेशल भाई हम कहेंगे नहीं आपको मेंबरशिप है या नहीं, वॉलंटरी है, जो भी अपनी इच्छा से ज्वाइन करना चाहता है ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंट कास्ट से, डिफरेंट मेंटेलिटी के लोग, डिफरेंट सिनेरियो से आप कह सकते हैं, अलग अलग टाइप के लोग आते हैं यहाँ पर। ठीक है, जिनका कॉमन बैकग्राउंड नहीं हो सकता है बट कॉमन इंटरेस्ट है। तो हो सकता है किसी चीज को लेकर जब डिस्कशंस होते हैं, जब डिसीजंस लिए जाते हैं, तो क्योंकि सबके वोटिंग राइट बराबर हैं, ठीक है, तो वहां पर कंफ्लिक्ट आ सकता है, उनके आप बीच में कोई डिस्प्यूट भी हो सकते हैं। तो ये नॉर्मल है, बट डिमेरिट है क्योंकि ये चीज बेकार है हमारे लिए। इस तरह की चीज आएगी तो दिक्कत होगी। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्यों होगा साहब? जो मैंने हमारे पास जो लोग हैं यहाँ पर, जो मेंबर्स हैं, उनके अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, बिकॉज दे ऑल कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। ठीक है, तो सबके अपना सोचने का तरीका अलग हो सकता है, तो हमारे ओपिनियन डिफर कर सकते हैं, कई बार कंफ्लिक्ट भी हो सकता है आपस में। ठीक है, तो ये एक डीमेरिट हो गया। इसके बाद हमें बात करना है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस। तो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें कोऑपरेटिव में, तो देखिए यहां पर इन्होंने आपको 6 टाइप की कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बताया। सबसे पहले इन्होंने डिस्कशन किया है, ये है कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या काम है, ये कैसे रोल प्ले करते हैं, ठीक है, एक दूसरे की हेल्प में, तो समझिए। कंज्यूमर्स, ये किन्होंने बनाई होगी? कंज्यूमर्स ने बनाई है, नाम से ही समझिए। कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव यानी कंज्यूमर्स ने एक दूसरे की हेल्प करने के लिए इस टाइप की सोसाइटीज बनाते हैं कंज्यूमर्स। ठीक है, यहाँ ये लोग क्या करते हैं, यहाँ लोग ये मिलकर आते हैं सारे कंज्यूमर्स और मिडल मैन को हटाते हैं, ये डायरेक्ट परचेजेस करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये डायरेक्ट परचेजेस करते हैं मार्केट से। ठीक है, अब डायरेक्ट परचेज कर रहे हैं, मिडिलमैन को हटा रहे हैं, तो इनको क्या मिलेगा? इनको कॉस्ट इफेक्टिवनेस आ जाती है, लेस कॉस्ट पर सामान मिल जाता है। कॉस्ट क्या होती है इनकी? कम आती है। ठीक है, अब कॉस्ट कम आती है और उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, फिर इसके बाद ये खरीदने के बाद ये सेल कर देते हैं प्रोडक्ट को। किसको? मेंबर्स को ही बेचते हैं ये लोग। मेंबर्स को जो चीजें चाहिए मेंबर्स के लिए ही खरीदते हैं। ठीक है, और जब मेंबर्स को बेचते हैं देन एट अ रीजनेबल प्राइस, रीजनेबल प्राइस पर बेचते हैं। सर रीजनेबल पर बेचने का मतलब तो हो गया कि कॉस्ट पर तो नहीं बेच रहे। हाँ बिल्कुल, कॉस्ट पर नहीं बेचते क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी रन करने के लिए एक्सपेंसेस आ रहे हैं ना, इसलिए। तो रीजनेबल प्राइस पर बेचते हैं जो मार्केट से कम ही होगा। अब इसके बाद अगर कोई प्रॉफिट्स बच जाते हैं
तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। भाई प्रॉफिट तो कम आए होंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे किन में, अमंग मेंबर्स में ही, सॉरी अमंग पार्टनर्स लिख दिया मैंने, अमंग मेंबर्स। तो मेंबर्स में ये जो प्रॉफिट्स बच गए इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है, ठीक है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता होगा जी, सोचिए, ये डिस्ट्रीब्यूशन होता होगा ऑन द बेसिस ऑफ, बताइए, ऑन द बेसिस ऑफ परचेज सेल, क्या होगा, ये क्राइटेरिया फॉलो करते हैं अपना। जैसे प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, वो बात करती है सेल के ऊपर कि जिनकी ज्यादा सेल है उनका प्रॉफिट होगा। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी परचेज के ऊपर बेच सकते हैं या बराबर भी बांट सकते हैं सभी में, कि भाई सभी कंज्यूमर हैं तो सबको बेनिफिट मिलना चाहिए। जनरली कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जो प्रॉफिट्स हैं, जो रिमेनिंग प्रॉफिट्स बचते हैं, वो इक्वली बांट दिए जाते हैं सभी मेंबर्स के बीच में, ठीक है। अब इनकी बात करें, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इनके 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। कोऑपरेटिव कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी के 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं। पहला क्या है, पहला है जी कि रीजनेबल प्राइस पर चीज खरीदी जाए, रीजनेबल प्राइस पर चीज खरीदी जाए। दूसरा क्या है, दूसरा है, सॉरी पहला मैंने पहला लिख दिया ना, चलो रीजनेबल प्राइस ले लिया इसको। दूसरा है क्वालिटी प्रोडक्ट, प्राइस भी अच्छा हो और प्रोडक्ट कैसा हो, क्वालिटी का हो, बढ़िया प्रोडक्ट हो ये। और तीसरा क्या है जी, तीसरा है आपका कि जो सप्लाई है ना, वो रेगुलर सप्लाई मिल पाए कंज्यूमर्स को, हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें रेगुलर सप्लाई मिल पाए। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव हैं, प्राइस भी रीजनेबल होना चाहिए, प्रोडक्ट भी अच्छा होना चाहिए और सप्लाई भी रेगुलर मिलनी चाहिए हमारे मेंबर्स को। ये है काम कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का। इसके बाद बात करें हम लोग नेक्स्ट सोसाइटी की बात करते हैं, एंड द नेक्स्ट सोसाइटी वी हैव इज, सेकंड आता है, ये एबीसी लिख लेना इसको, ए बी और सी। हाँ, सेकंड हमारे पास जो है सोसाइटी वो है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। अब ये जो सोसाइटी देखिए, नाम से ही देखिए, इसका नाम क्या है, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव, यानी यहाँ पे प्रोड्यूसर्स के है बेनिफिट के लिए, हेल्प के लिए सोसाइटीज बनाई जाती हैं। तो ये सोसाइटीज में, इन सोसाइटीज में क्या होता है, इन सोसाइटीज में जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, स्मॉल जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो कि जिन्हें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि प्रोड्यूसर को क्या चाहिए, सस्ते रेट पर रॉ मटेरियल चाहिए। अब छोटा प्रोड्यूसर है, बड़ा प्रोड्यूसर होता है, उसको तो इजीली मिल जाता है। तो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स मिलकर इकट्ठे होते हैं और वो क्या करते हैं, वो रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं। रॉ मटेरियल जो है या और जो रिसोर्सेज इन्हें चाहिए, उन्हें क्या करते हैं, प्रिक्योर करते हैं, परचेज करते हैं, परचेज करते हैं एट लो प्राइस। भाई बल्क में खरीदेंगे, अब ये लोग सारे मिलकर खरीद रहे हैं, ठीक है, परचेज करते हैं इसको। अब परचेज रॉ मटेरियल ही नहीं, और भी चीजें हो सकती हैं, टूल्स हैं, जो इक्विपमेंट्स काम आती हैं प्रोड्यूसर्स को, मशीनरीज काम आती हैं, वो भी यहाँ पर हो सकती है, ठीक है, ताकि इन्हें वो रीजनेबल रेट पर, सही रेट पर मिल जाए। उसके बाद ये क्या करते हैं, ये प्रोड्यूसर्स अपने प्रोड्यूस को, प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं, ठीक है, सेल करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द सोसाइटी इटसेल्फ, ठीक है। प्रोड्यूसर्स के लिए है तो सेल भी कर सकते हैं यहां से ये लोग, ठीक है ना। क्या करेंगे, इन्हें सेल किया जाएगा। अब सेल किया जाएगा तो जाहिर सी बात है बेचा भी जा रहा है तो प्रॉफिट्स होंगे। अब प्रॉफिट्स का क्या होगा, सॉरी ये मैंने प्रोडक्ट लिख दिया, प्रॉफिट्स लिखना है। जो प्रॉफिट्स होंगे वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे इन प्रपोर्शन ऑफ सेल्स। तो जिसकी जितनी सेल्स हैं उसके प्रोपोर्शन में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। जब सेल्स की बात कर रहे हैं, देन सेल्स में हम बात करते हैं अमाउंट की, नंबर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ठीक है, अमाउंट की बात करेंगे, किसका प्रोड्यूस कितने में बिका, ठीक है, यानी उसका प्रोपोर्शन लिया जाएगा, उसका एवरेज लिया जाएगा, ठीक है।
तो आई होप आपको समझ में आया प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या करती हैं। देन हम नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज। एंड आई बिलीव कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज जो है, हाँ, एक मिनट दीजिए। हाँ, कोऑपरेटिव हाउसिंग, अच्छा हाउसिंग ये सीधा यहाँ पर बीच के पेज मिसिंग है। तो चलिए कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी में मैं आपको यहीं से समझाता हूँ। वैसे टाइम कितना बचा है हमारे पास? 2 मिनट बचे हैं। चलिए तो एक काम कीजिए, कॉर्पोरेट नेक्स्ट वाला टॉपिक मैं अगली क्लास में शुरू करूंगा। मीन टाइम मुझे ये बताइए आप लोग आपके डाउट्स और क्वेरीज, ठीक है, यहाँ तक आपने पढ़ा तो कोई आप डाउट क्वेरी है आप लोगों के, कोई डिस्कशन करना हो, कोई चीज समझ नहीं आई हो तो मुझे बताइए एक बार। हाँ जी, मैं वेट कर रहा हूँ आपका, बताइए। बताइए बेटा, कोई डाउट क्वेरीज हैं क्या? मुझे रिस्पांस नहीं आ रहा है किसी भी बच्चे का, सब बच्चे गायब हैं। राहुल, प्रिंस, प्रिया, अनु, बेटा समझ में आ रहा है या नहीं आ सर रहा? नहीं है डाउट। ठीक है, डाउट यस सर। आ रहे हैं सर। चलिए ओके। अच्छा, आप अपने नोट्स वगैरह बना रहे हैं टाइमली? यस सर। ठीक है, चलिए तो सर वो असाइनमेंट किस में करना है असाइनमेंट्स? असाइनमेंट बेटा आपको हर सब्जेक्ट के लिए अपना सेपरेट रजिस्टर बनाना है, ठीक है, और हर सब्जेक्ट में आपको 2 असाइनमेंट मिलेंगे। जैसे अभी आपको अकाउंटेंसी और इंग्लिश का मिला है ना, अभी अकाउंटेंसी और इंग्लिश का मिला होगा असाइनमेंट, राइट? इकोनॉमिक और अकाउंटेंसी। अच्छा, इकोनॉमिक्स मिला है आप, इंग्लिश में? एक की असाइनमेंट हाँ बेटा, क्या कह रहे हैं प्रिंस? सर, 2 असाइनमेंट, एक असाइनमेंट ही तो मिल रहा है सर हर सब्जेक्ट के। हाँ नहीं, अभी एक मिला है, बाद में भी मिलेगा। जैसे आप ये डिपॉजिट कराने आएंगे ना असाइनमेंट, तो आपको असाइनमेंट और भी दिए जाएंगे, तो उसके लिए टेंशन